Hello everyone. So in this series of M. Lakshmikant, till now we have covered chapter number 15 and now we are beginning with chapter number 16. Okay. In addition to this sequence, we have already covered the chapter number 23, that is Parliament. Okay. So actually the Parliament chapter is in itself a very lengthy chapters, and the importance of chapter number 23 Parliament is uh, very high, okay, in compared to other chapter. So that's why I was thinking that it is very necessary to cover chapter number 23 as early as possible. So that's why I have covered 23. Otherwise we are moving through the sequence of chapter wise. Okay, so let's begin with the chapter number 16. चैप्टर नंबर 16 डील्स विद इंटर स्टेट रिलेशंस. ठीक है, अब देखो इंटर स्टेट रिलेशंस का यहाँ पे मतलब क्या है. ठीक, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है. ठीक, यूनियन है और उसके नीचे स्टेट्स हैं. ठीक, यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन के लिए हमने ऊपर देख लिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यूनियन और स्टेट के जो पावर है वो डिवाइड है. ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जो स्टेट आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हों उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को डील करने के लिए कहीं ना कहीं जो इंटर स्टेट रिलेशंस ये चैप्टर नंबर 16 है इसमें बातें बताई गई हैं और क्या प्रोविज़न है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस या थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट प्रोविज़न हैज़ बीन मेड सो दैट द हार्मोनियस बैलेंस between the states can be maintained so that our federal structure work in a smooth manner. Okay, so let's start. The successful functioning of the Indian federal system depends not only on the harmonious relations and close cooperation between the central and state but between the state interests. Okay, मतलब हमारा फेडरल सिस्टम अच्छे से काम कर सके उसके लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन अच्छे हों, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जो बिटवीन दी स्टेट्स रिलेशन है ना वो भी अच्छे रहने चाहिए. हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ प्रोविज़न हैं जो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन रखने की बात करते हैं. ठीक है, अब पहली बात करें इंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेके, तो देखो रिवर तो अपना रास्ता किसी स्टेट में मतलब उसका कोई रास्ता फिक्स तो है नहीं. ठीक है, रिवर का क्या है कि फ्लड आ गए उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया. ठीक, रिवर्स अपना पाथ बदलते रहती है, तो हो सकता है ना कि एक रिवर जो है आज एक ही स्टेट में बह रही हो लेकिन कल वो अपना जो कैचमेंट एरिया है उसको बढ़ा के दूसरे स्टेट में भी एंटर कर जाए. ठीक है, तो अगर कोई रिवर दो स्टेट में शेयर होती है तो उसके वाटर को लेके डिस्प्यूट रहता है, जनरली अपर राइपेरियन स्टेट एंड लोअर राइपेरियन स्टेट के बीच में रहता है. ठीक है, अब अपर राइपेरियन स्टेट जो सबसे पहले जहाँ पे बेसिकली जो सोर्स होता है वाटर का, जहाँ से जो पानी है, ठीक है, वहीं से नदी, जहाँ से नदी का ओरिजिन होता है. ठीक है, तो वो अपर राइपेरियन स्टेट होते हैं. अब अपर राइपेरियन स्टेट होने की वजह से ऐसा तो ये कर नहीं सकते कि वो बांध बना ले, ठीक है, और सारा पानी है वो अपने ही स्टेट में लिमिट कर लें, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो ना. तो इसीलिए एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है, हमारे यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल का भी कॉन्सेप्ट है. देखो इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होगा कि बेसिकली बहुत सारे स्टेट्स होंगे. ठीक है, वहाँ पे हर एक स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे. ठीक है, वही एक इंटर स्टेट काउंसिल उसी को बोलेंगे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटर स्टेट रिलेशन को इंटर स्टेट काउंसिल्स का भी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब कोई एक्ट बनता है, कोई पब्लिक एक्ट हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गया, एक स्टेट में होता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है दूसरे स्टेट में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है. उसके बाद फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करें. ठीक है, आप फ्रीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद जोनल काउंसिल भी है जिसे पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है जोनल काउंसिल को. ठीक, अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करें. अब देखो हम सीक्वेंस वाइज वन बाई वन डिस्कस करते हैं. ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो आर्टिकल 262 डील करता है एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. मतलब जो अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसका एडजुडिकेशन कैसे होगा, आर्टिकल 262 के हिसाब से डील होता है. ठीक है, इस आर्टिकल ने बेसिकली दो प्रोविजन बनाया है कि पार्लियामेंट चाहे, ठीक, तो लॉ के थ्रू
जो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ठीक, उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बना सकती है इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। ठीक है, पार्लियामेंट किसी एक्ट के थ्रू इसके एडजुडिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन बना सकती है। दूसरा है कि पार्लियामेंट में आल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द पार्लियामेंट चाहे तो ये भी कह सकती है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही किसी दूसरे कोर्ट के पास ये पावर होगी कि आप इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है उसके ऊपर आपका जुडिक्शन नहीं होगा। पार्लियामेंट चाहे तो लिमिट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुडिक्शन को। ठीक, अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड टू लॉ। ठीक है, अब इस प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट ने 2 एक्ट पास किए थे। पहला था रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ठीक है। सेकंड था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 एंड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ओके, दोनों कहीं ना कहीं एक ही ईयर में है। द रिवर बोर्ड एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। रिवर बोर्ड का बेसिकली क्या काम था, तो रिवर बोर्ड कहीं ना कहीं, ठीक है, रेगुलेट करता है और किसको, जो इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज है ना, उसको कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है ये रिवर बोर्ड एक्ट। ठीक, तो रिवर बोर्ड एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स। रिवर बोर्ड एक्ट के थ्रू एक रिवर बोर्ड बनाया जाएगा जिसका काम क्या रहेगा कि वो रिवर बोर्ड कहीं ना कहीं जो इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली है उसको रेगुलेट और उसके डेवलपमेंट को लेके काम करेगा। ठीक है, ए रिवर बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न टू एडवाइज देम। ठीक है, जो रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, किसके रिक्वेस्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, स्टेट को एडवाइस देगा। द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एडॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ठीक है, जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एम्पावर करता है कि वो चाहे तो एक हेडॉक, एक टेम्परेरी ट्रिब्यूनल बना सकता है जिसका काम क्या रहेगा, जो 2 स्टेट के बीच में वाटर शेयरिंग, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको डील करेगा। ठीक, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल होगा इसका डिसीजन फाइनल होगा और ये कहीं ना कहीं पार्टीज पे, मतलब जो स्टेट्स इस पे इन्वॉल्व हो गए उन पर बाइंडिंग होगा। ठीक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास ना ही किसी और कोर्ट के पास इस मैटर को डील करने के लिए जुरिडिक्शन है। ठीक, केवल ये मैटर ट्रिब्यूनल्स के अंदर ही डील किए जाएंगे। ठीक, सो फार द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप सेवरल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। बहुत सारे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी एक्सेट्रा करके। ठीक है, सदर्न स्टेट में तो काफ़ी हैं। अब 16.1 एक जो टेबल है देखो, इसमें बहुत सारे हैं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। तो ये कहीं ना कहीं इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स एक्ट जो है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है, इसी के थ्रू ये ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हो गया 1969, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट 1969, नर्मदा वाटर, जो कृष्णा गोदावरी नर्मदा, ये बेसिकली एक ही साथ में है। ठीक है, और आप इनका जुरिडिक्शन देख लेंगे, यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, इसको एक पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रिवर बोर्ड एक्ट का, जो कहीं ना कहीं रिवर बोर्ड को इस्टेब्लिश करता है ताकि जो इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली है उसके डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन को ये रिवर बोर्ड डील करेगा। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन सी बॉडी रहेगी, तो ट्रिब्यूनल सेटअप होगा थ्रू इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा चलो हम एक बार देख लेते हैं ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट के थ्रू जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। पहला सबसे था 1969 में बना था, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये जो 3 स्टेट है ना जिनसे रिवर फ्लो करती है, कृष्णा। ओके, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सेम है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश उड़ीसा इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, बाकी जो महाराष्ट्र का कर्नाटका आंध्रा जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में थे सेम है। ठीक, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स की बात करें 1969 में ये भी इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो नर्मदा किधर फ्लो करते हैं, नर्मदा बेसिकली राजस्थान। अब देखो ये तो जो अमरकंटक है ना उधर से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश सबसे पहला होगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान गुजरात का भी होगा क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक, तो ये गुजरात राजस्थान से होके महाराष्ट्र से भी गुजरेगा। ठीक है, रिवर एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, ओके 1986 में पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में। ठीक, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स की बात करें 1990 में सेटअप हुआ था, कर्नाटका केरला तमिलनाडु एंड पुदुचेरी इसमें जो स्टेट इन्वॉल्व हैं वो है। ठीक है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स दूसरा, मतलब वो अभी तो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा है, सेकंड वाला है, 2004 में स्टेब्लिश हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश सेम स्टेट इन्वॉल्व है। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स 2010 में स्टेब्लिश हुआ, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इन्वॉल्व है। ठीक है, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स 2010 में गोवा कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अब देखो ये जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है ना, आपको एक छोटा सा आइडिया थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट नॉट द मिडिल वन बट एटलीस्ट द फर्स्ट वन सेकेंड वन एंड एटलीस्ट लास्ट 2 to 3। ओके, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर आता है ऑप्शन में तो आप उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक, और ये जनरली न्यूज़ में भी रहता है क्योंकि कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट को लेके मामला हमेशा फंसा रहता है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु जो सदर्न स्टेट हो गए कर्नाटका हो गए इनके बीच में भी डैम एक्सेट्रा को लेके काफ़ी बवाल चलता रहता है। ठीक है, कि वाटर डाइवर्ट कर ले रहा है अपर रायपेरियन स्टेट, दैट मीन्स कर्नाटका, तो तमिलनाडु के पास जितना वाटर पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स 2010 गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र। महादई बेसिकली गोवा में एक मेजर फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स महानदी 2018, महानदी का अगर आप एरिया देखेंगे तो उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं स्टेट का जुडिक्शन है इस पर। तो ये था रिवर बोर्ड एक्ट, ठीक है, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक, अब इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर लेते हैं। ठीक, ये तो वाटर डिस्प्यूट के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट था। अब जो सेकंड पॉइंट था ना इंटर स्टेट रिलेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो था इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली आर्टिकल 263 के अंदर इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। 263 कंटेम्पलेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर। देखो अब इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है ना बिटवीन द स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में इसका काम है। कोई आपसे बोले कि इंटर स्टेट काउंसिल का सिर्फ काम है कि ये स्टेट्स के बीच में सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं, ये सेंटर और स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक, thus the president can establish such council if at any time it's appear to him her that public interest would be served by its establishment। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को जब कभी भी लगेगा ना कि इसके इस्टेब्लिशमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि इससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सर्व होगा, तो प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकता है। He can define the nature of duties to be performed by such a council and its organization and procedures। और ये प्रेसिडेंट ये भी डिफाइन करेगा कि किस तरह की जो ड्यूटीज़ है ये इंटर स्टेट काउंसिल परफॉर्म करेगी। ठीक, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा और इसका प्रोसीजर्स क्या होगा। ठीक, even though the president is empowered to define the duties of the interstate council, article 263 specify the duty that can be assigned to the following manner। देखो प्रेसिडेंट एक तो है कि खुद से ड्यूटी डिसाइड भी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 263 के अंदर भी कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं जिसको ये मतलब पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। ठीक है, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच मे बी अराइज बिटवीन द स्टेट। आप इंक्वायर करो, इंटर स्टेट काउंसिल आप इंक्वायर करो, ठीक है, और अपनी एडवाइस दो किस मैटर पे, जो डिस्प्यूट है दो स्टेट के बीच में। तो अगर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो इंटर स्टेट काउंसिल आप जाके इंक्वायरी करो कि रीजन क्या है डिस्प्यूट का, और आप फिर उन्हें एडवाइस दो ताकि उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, सेकंड है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच द स्टेट आर द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं जिसमें कहीं ना कहीं कई सारे स्टेट्स का या फिर सेंटर का या स्टेट्स का
जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो, उन मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है, उन्हें डिस्कस करो। ये भी इंटरस्टेट काउंसिल की ड्यूटी बनती है। मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी एंड एक्शन। आप किसी भी सब्जेक्ट पे जो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट रिलेशन को और अच्छा करते हैं, उस पर आप स्टडी करो और फिर अपने रिकमेंडेशन दो, ठीक है, ताकि इंटर स्टेट रिलेशन जो है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप सो फार हमने देख लिया, ठीक है, कौन कौन सा किस किस मतलब क्या एरिया है, कौन कौन से स्टेट्स में इन्वॉल्व हैं, ईयर क्या है, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स के नेम, ठीक। अब हम बात कर, देखो इसके अलावा और भी काउंसिल के कुछ फंक्शन रहेंगे, ठीक। द काउंसिल फंक्शंस टू इंक्वायर एंड एडवाइज अपॉन द इंटर स्टेट डिस्प्यूट इज कम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल। जो काउंसिल ना इंक्वायर करेगी, उसके बाद एडवाइस करेगी इंटर स्टेट डिस्प्यूट पे, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिक्शन है अंडर आर्टिकल 131 टू डिसाइड लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 131 का यूज कर सकता है। बट ये जो इंटर स्टेट काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इस जो आर्टिकल 131 है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक। द काउंसिल कैन डील विथ एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल आर नॉन लीगल, बट इट्स फंक्शन इज एडवाइजरी अनलाइक दैट ऑफ द कोर्ट विच गिव्स बाइंडिंग डिसीजन। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना अंडर आर्टिकल 131, उसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, लेकिन एक काउंसिल जो है ना, ये बेसिकली एडवाइजरी नेचर की होगी, ठीक। इसके डिसीजन जो है बाइंडिंग नहीं होंगे। अंडर द अबव, अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल पढ़े, उसके डिसीजन बाइंडिंग होते थे, ठीक है, वो जो कुछ कहेगा स्टेट्स को मानने ही पड़ेंगे। लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात है, तो इंटर स्टेट काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है। अंडर द अबव प्रोविजन आर्टिकल 263 द प्रेसिडेंट हैज एस्टेब्लिश द फॉलोइंग काउंसिल, ठीक है। 263 का यूज करके प्रेसिडेंट ने कुछ काउंसिल इस्टेब्लिश की हैं, ठीक है, ताकि वो काउंसिल रिकमेंड कर सके, जिस कुछ चीज़ों पे रिकमेंडेशन दे सके, जिससे कि थोड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हम बना सकें बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पहला तो ये हो गया इंटर स्टेट काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक। 4 रीजनल काउंसिल फॉर सेल्स टैक्स फॉर द नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अगर इसकी बात करें तो सरकारिया कमीशन जो इंटर स्टेट रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन पे बना था, हमने ऊपर भी देखा था, 1983 से 88 तक इसने अपना वर्क किया था। तो इसने बहुत फोर्स किया था इस चीज़ पे कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने ये भी रिकमेंड किया था कि in order to differentiate the interstate council from other bodies established under article 263 it must be called as the intergovernmental council, ठीक, कि जो अंडर आर्टिकल 263 जो अदर बॉडीज़ बनेंगी ना इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उससे इसको डिफर थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसका नाम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल रखना चाहिए, ठीक। तो इसने परमानेंट बॉडी जो सेटअप हुआ आर्टिकल 263, इसने कहा उसे इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल का नाम देना चाहिए, किसने, सरकारिया कमीशन ने, ठीक है। अब 263 के अंदर सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल तो सेटअप नहीं हो सकता, और भी बॉडी सेटअप हो सकती है ना, कि हार्मोनियस रिलेशंस जो रहे सेंटर स्टेट और बिटवीन द स्टेट मेंटेन रहे, ठीक। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द काउंसिल शुड बी चार्ज विद द ड्यूटीज लेड डाउन इन क्लास बी एंड, जो कमीशन हो, जो कमीशन था ना, ये सरकारिया कमीशन था, इसने ये भी रिकमेंड किया कि काउंसिल की ड्यूटीज़, वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने होंगे जो कहीं ना कहीं क्लास बी और सी आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 263 मेंशन होगा। इन परसुएंस ऑफ द अबव रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशंस द जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय बीपी सिंह एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। अब सरकारिया कमीशन के रिकमेंड हमने देखा था ना ऊपर की, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद कई वर्षों के बाद पंची कमीशन आया था, फिर इसके रिकमेंडेशन को भी देखा गया, ठीक। अब देखो सरकारी कमीशन उस टाइम जनता दल गवर्नमेंट ने 1990 में क्या किया, उसने, ठीक,
इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की। इसमें इसके मेंबर कौन थे इंटरस्टेट काउंसिल के? तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले थे, चेयरमैन थे। चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के। चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी के होंगे जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं अपॉइंटेड है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ जनरली चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं सेंटर के थ्रू। तो उस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी इसका पार्ट होंगे। गवर्नर होंगे उन सारे स्टेट के जहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। अब 6 जो कि प्राइम मिनिस्टर जिन्हें नॉमिनेट करेगा, ठीक है। 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली 5 मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा जो कहीं ना कहीं कैबिनेट रैंक के होंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के रैंक के होंगे, ठीक। ये परमानेंट इनवाइटी होंगे काउंसिल के, ठीक। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो तो उनका तो होगा ही, ठीक है। उसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे, जो ये 6 प्रोविज़न है इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर की बात की गई है, होम मिनिस्टर इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक। और भी 5 अदर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। द काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी ऑन द इशू रिलेटिंग टू इंटरेस्टेड। जो काउंसिल होगी वो रिकमेंडेटरी बॉडी ही केवल होगी, ठीक है। जो कहीं ना कहीं उन इशू के ऊपर रिकमेंड करेगी जो इंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड सेंटर या फिर यूनियन टेरिटरी के रिलेशन से लेके मैटर को डील करेगी, ठीक। इट्स एम एट प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम बाय एग्जामिनिंग, डिस्कसिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन सच इशू। कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है, बिटवीन द इंटर स्टेट एंड सेंटर एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखो इसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है, उन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे ये क्या करेगा, तो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे स्टेट्स का या तो कई सारे स्टेट्स का या फिर सेंटर का या सेंटर स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन देगी कुछ चीज़ों पे, वो सारे सब्जेक्ट पे बेसिकली, जिससे कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके पॉलिसी एंड एक्शन में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक। डेलिब्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी उन सारे मैटर पे जो कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटरेस्ट में आते हैं बिटवीन द स्टेट, ठीक है। और जो मैटर जिससे चेयरमैन इसके पास सेंड करेगा उस पर डेलिब्रेशन का भी काम करेगी। द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन ईयर, कम से कम इसे 3 बार साल में मिलना होगा। इट्स मीटिंग आर हेल्ड इन ए कैमरा एंड ऑल क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस, ठीक है। इसकी जो मीटिंग हुई कैमरा के अंदर होगी, कमरे के अंदर तो होगी, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चन होंगे ना वो कंसेंसस से डिसाइड किए जाएंगे, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं इसमें फेडरल फीचर को के ऊपर, थोड़ा फेडरलिज्म के ऊपर ध्यान दिया गया है। देयर इज आल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी होगी। स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी होगी जो कहीं ना कहीं जब काउंसिल की मीटिंग में नहीं होगी तो उस टाइम ये स्टैंडिंग कमेटी सारे मैटर को डील करेगी। इट वॉज सेटअप इन 1996, देखो स्टैंडिंग कमेटी की बात करें 1996 में सेटअप हुई थी, ठीक है, जिसका काम क्या था, कंटिन्यूअस कंसल्टेशन प्रोसेसिंग ऑफ मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो काउंसिल की पॉलिसी रहती थी उसको कंटिन्यू रखती थी। ऐसा नहीं कि काउंसिल आके बैठे 3 बार साल में उसके बाद सब कुछ ख़त्म। ये कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिए गए उसको उसके ऊपर ध्यान कौन रखेगा, तो स्टैंडिंग कमेटी रखेगी। इसके भी क्या मेंबर होंगे, इसके कौन कौन से मेंबर होंगे, तो यूनियन होम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन होंगे, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे एंड 9 चीफ मिनिस्टर होंगे। ये बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल के मेंबर होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड 9 चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल इज असिस्टेड बाई सेक्रेटेरिएट कॉल्ड इंटरस्टेट। देखो जो काउंसिल होगी ना वो कहीं ना कहीं एक सेक्रेटेरिएट के द्वारा असिस्ट की जाएगी, जिसे इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाए। अब सेक्रेटेरिएट में कौन होगा, ये जो IAS एक्सेट्रा होंगे, कुछ स्पेशलाइज किसी फील्ड के स्पेशलाइज लोग होंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से इस पॉलिसी मैटर से रिलेटेड मैटर से डील कर सकें। बाकी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते बिना सेक्रेटेरिएट के।
दिस सेक्रेटेरिएट वाज सेटअप इन 1991। इस सेक्रेटेरिएट को 1991 में सेटअप किया गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी है ना, उनके द्वारा इसे हेड किया जाता है। 2011 के बाद ये कहीं ना कहीं ये जो सेक्रेटेरिएट है ना, ये जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटेरिएट का काम करता है। अब कुछ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो अगला पॉइंट है, ठीक है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिक्शन ऑफ ईच स्टेट इज कन्फाइंड टू इट्स ओन टेरिटरी। अगर किसी स्टेट का कोई जुडिक्शन है तो उसकी टेरिटरी में कन्फाइंड रहेगा। इसलिए पॉसिबल है दैट द एक्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वन स्टेट में नॉट बी रिकॉग्नाइज इन अदर। इसलिए पॉसिबल है कि जो एक्ट और रिकॉर्ड्स है ना किसी एक स्टेट के, वो दूसरे स्टेट में रिकॉग्नाइज ना किए जाएं, ठीक। अब अगर ये प्रोविज़न मेंटेन रखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर डिस्प्यूट हो तो कैसे डील होगा भाई चीज़ों से, ठीक है। मान लो एक स्टेट का सब्जेक्ट मैटर कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से लिंक होता है, तो कैसे उसको डील करेंगे, क्योंकि उनका तो अपना अलग टेरिटरी है, जो डिक्शंस का इनका अपना अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेरिटोरियल डिवीजन है ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हिंडर कर रहे थे जो डिक्शन को लेके, ठीक। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टर्म मेंशन है जिसे फुल फेथ एंड क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट। कोई पब्लिक एक्ट्स हो गया, रिकॉर्ड हो गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई सेंटर की या फिर सारे स्टेट की, तो वो से सारे कंट्री में, पूरे ऑल इंडिया में उसमें फेथ रखा जाएगा, ठीक है, उसको वैल्यू दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे स्टेट का है तो हम अपने स्टेट में वैल्यू नहीं देंगे। द एक्सप्रेशन पब्लिक एक्ट्स इंक्लूड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक एक्ट से यहाँ पे क्या मतलब है कि बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। द एक्सप्रेशन पब्लिक रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक रिकॉर्ड से यहाँ क्या मतलब है? कोई ऑफिशियल बुक होना, ठीक है, रजिस्टर होना या कोई रिकॉर्ड होना जो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, ताकि वो अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। द एक्सप्रेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड एनी ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अब देखो कोई पब्लिक सर्वेंट जब काम करता है कहीं ना कहीं एक रजिस्टर रिकॉर्ड तो उसका बनता ही है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया उसको रिकग्निशन दिया जाए, ठीक है। The manner in which and the condition under which such act, record and proceeding are to be proved and their effect determined would as be provided by the law of parliament, ठीक है। किस हद तक इन रिकॉर्ड हो गए, एक्ट हो गए, प्रोसीडिंग हो गए, ठीक है, उनको वैल्यू दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू डिफाइंड होगा। दिस मीन्स दैट द जनरल रूल मेंशन अबव इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर है पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग को फुल फेथ एंड क्रेडिट दी जाएगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री लॉ के अंडर में आते हैं, कि मतलब अगर पार्लियामेंट अपने लॉ के थ्रू इसको मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक। फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया, ठीक है। जो सिविल कोर्ट हो गई ना, उसका जो जजमेंट या फिर ऑर्डर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऑल इंडिया लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट का कोई ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया जो फाइनल हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में लागू होता है, ठीक। द रूल अप्लाइज ओनली टू सिविल जजमेंट एंड नॉट क्रिमिनल। अब जो सिविल जजमेंट में जो फाइनल जजमेंट या ऑर्डर होगा वही ऑल इंडिया लेवल पे उसको वैल्यू दी जाएगी। क्रिमिनल जजमेंट से ये डील नहीं करता है। क्रिमिनल जजमेंट में अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हो सकते हैं। इन अदर वर्ड इट डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट्स ऑफ ए स्टेट टू इन्फोर्स द पैनल लॉ ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ये कहीं ना कहीं जो पैनल्स लॉ है ना, मतलब क्रिमिनल्स लॉ हैं, वो ऐसा ना हो कि एक स्टेट्स का जो पैनल लॉ है दूसरे स्टेट में भी इन्फोर्स किया जाए। भाई कंडीशन दोनों स्टेट की अलग अलग हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं चलेगा, सिविल जुडिक्शन में ऐसा बस चलेगा, ठीक। अब इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल सबसे पहले पार्ट 13 में आर्टिकल 301 से 307 में, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात की गई है, ठीक। आर्टिकल 301 क्या कहता है कि
कि डिक्लेयर्स दैट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, कि पूरे ऑल इंडिया में जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स मतलब जो ट्रेड कॉमर्स होंगे ना पूरे ऑल इंडिया में वो फ्री होंगे। कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 301 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बॉर्डर कहीं ना कहीं बैरियर्स की तरह काम करता है इंटर स्टेट ट्रेड में, उसको ब्रेक करना, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करना, ठीक है, ताकि जिसमें फ्री फ्लो हो सके ट्रेड का, कॉमर्स का, ठीक है, इन द कंट्री। द फ्रीडम अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट कन्फाइड टू इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स बट आल्सो एक्सटेंड टू इंटरस्टेट। मतलब ये केवल एक दूसरे स्टेट में ही नहीं बल्कि खुद के स्टेट के अंदर भी फ्रीली आप ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कर सकते हो। दस आर्टिकल 301 विल बी वायलेटेड वेदर रिस्ट्रिक्शन आर, चाहे वो किसी स्टेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स पे लगाया गया हो या बिटवीन द स्टेट लगाया गया हो, आर्टिकल 301 दोनों मैटर से डील करता है। द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 इज अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। जो फ्रीडम दी गई है ना अंडर आर्टिकल 301 वो सभी तरह के रिस्ट्रिक्शन को कहीं ना कहीं हटाने की बात करती है, एक्सेप्ट दोज, कुछ रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 302 टू 305 जो पार्ट इस पार्ट का पार्ट 13 का है उसमें जो प्रोविज़न मेंशन है उसको छोड़कर, ठीक है, सभी तरह के जो ट्रेड पे सभी तरह के ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शन है ना उस रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम देता है ये आर्टिकल 301, ठीक है। अब जो पार्ट 13 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 302 टू 305 ये कहीं ना कहीं इस पे असर नहीं डालेगा आर्टिकल 301, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दिस आर एक्सप्लेन ब्लू। देखो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो नीचे दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट और विद इन द स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर चाहे पार्लियामेंट तो जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है चाहे वो बिटवीन स्टेट हो या किसी स्टेट में हो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस दे दे कि भैया छत्तीसगढ़ तुम अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हो मध्य प्रदेश में लेकिन मध्य प्रदेश तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वो कर सकती, ठीक है। अनदर आर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मान लो कि कर्नाटका हो गया, वहाँ पे प्याज उगाई जा रही है, मध्य प्रदेश में नहीं उगाई जा रही है, लिमिटेड उगाई जा रही है, मध्य प्रदेश में प्याज की शॉर्टेज हो गई तो कर्नाटका से भाई प्याज का एक्सपोर्ट होगा मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि स्कैरसिटी हो गई है प्याज की मध्य प्रदेश में तो कर्नाटका सेंड करेगा ही करेगा। अब इसके लिए कोई रेसिप्रोसिटी की कोई बात नहीं होगी कि तुम भी पहले सेंड करो, ऐसा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरल केसेस में जब देखे जाएंगे तो जो पार्लियामेंट है वो किसी को प्रेफरेंस नहीं देगी, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करेगी। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद दैट स्टेट आर विद इन द स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना वो भी चाहे तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पे, ठीक है, चाहे वो उसी स्टेट के अंदर हो या किसी दूसरे स्टेट के साथ हो। बट अ बिल फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ, लेकिन ये बिल जो इंट्रोड्यूस होगा ना स्टेट लेजिस्लेचर जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन की जरूरत होगी। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू, ऐसा भी नहीं कर सकता कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना दे कि भैया उत्तर प्रदेश के साथ तो हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, तमिलनाडु के साथ नहीं अच्छे रहेंगे, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकता, ठीक है, किसी दो स्टेट के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट भी, ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन इम्पोज ऑन अ गुड The legislature of a state can impose on a good imported from other state or the union territory any tax to which similar good manufactured in that state are subjected, ठीक है। मान लो कि किसी दूसरे स्टेट से, मान लो कि क्या है कि आपका महाराष्ट्र है वहाँ से पल्सेस आ रही हैं इंपोर्ट होके कहाँ पे, जो केरला है वहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि मान लो किसी स्टेट से कोई चीज़ इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब ऐसा हो जाए कि जो महाराष्ट्र है केरला में फ्री में पैसे भेज रहा है, ठीक है, तो मतलब जो केरला में थोड़ा बहुत हो भी रहा था
डोमेस्टिक मार्केटिंग, तो यहाँ की जो प्राइजेस थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में कंडीशन अच्छी थी तो वहाँ पे स्पाइसेस का प्रोडक्शन अच्छा हुआ। केरला में उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है तो यहाँ के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब उनका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता कि अब यहाँ पे जो ड्यूटीज़ टैक्स लगा रहा है ना जो स्पाइसेस की सेलिंग पे, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र को प्रेफरेंस देगा कि आप आओ हमारे यहाँ सेल करो, ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेड करो और आप पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि पूरा डोमेस्टिक, इस तरह से डोमेस्टिक जो स्टेट की डोमेस्टिक वो होंगे वर्कर्स होंगे उनकी तो स्थिति खराब हो जाएगी स्पाइसेस वाले। इसी वजह से जो टैक्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं वही जो चीज़ें इंपोर्ट की जाएंगी किसी दूसरे स्टेट से उन पे भी वही टैक्स एंड ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस बाय द स्टेट, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है जो स्टेट डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस लगाते हैं बिटवीन द स्टेट, ठीक, कि भाई तुम उत्तर प्रदेश से आएगा तो हम टैक्स नहीं लेंगे और मध्य प्रदेश से आएगा तो हम टैक्स लेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकता है कहीं ना कहीं। अब फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्टेड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ लॉ, ठीक है। जो आर्टिकल 301 के अंदर जो फ्रीडम है ना वो कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन ऑफ लॉ के अंदर है, ठीक है, कि नेशनलाइजेशन ऑफ लॉ का यूज करके जो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ना इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ सेंटर आर द स्टेट, ठीक है। अगर जो मोनोपोलीज मान लो देना है, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होगा कि सेंटर के किसी चीज़ में मोनोपोली हो जाए, ठीक है, मोनोपोली की भाई ये सेंटर की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो मान लो कोई ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि उत्तर प्रदेश जो कोई अपना ट्रेड बिजनेस कर रहा है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करके, ठीक है। अब अगर सेंटर चाहे तो कहे भैया आज से मैं ही इस चीज़ का प्रोडक्शन करूँगा, मैं ही इसका ट्रेड एंड कॉमर्स करूँगा, सुनो स्टेट तुम्हें ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 301 के अंदर फ्रीडम है उस पर तो रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो ये चीज़ हो सकता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। डज द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, अब पार्लियामेंट नहीं स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जुडिक्शन होगा विद इन द स्टेट ही होगा। लॉ फॉर कैरिंग ऑन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री और सर्विसेज विद द एक्सक्लूजन कंप्लीट पार्शियल और सिटीजन्स, ठीक है। चाहे वो सिटीजन्स को मना कर सकता है, किसी बिजनेसेस को मना कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि भैया अब मेरी इस पर मोनोपोली रहेगी, अब मैं ही इस चीज़ का प्रोडक्शन करूँगा, ठीक, आप इस पर प्रोडक्शन या ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स नहीं कर सकते, ठीक। तो मोनोपोली नेशनलाइजेशन कर सकता है सेंटर या फिर स्टेट। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द अबव प्रोविजन रिलेटिंग टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड पार्लियामेंट जो है एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेगी कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इसी वजह से जो पार्लियामेंट है ना, द पार्लियामेंट कैन आल्सो कन्फर ऑन दैट अथॉरिटी द नेसेसरी पावर एंड ड्यूटीज़, ठीक है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि भाई फ्रीली ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो सके, तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी बनाया है उसको कुछ भी पावर की ज़रूरत हो उसे दे सकता है, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं हुई है। अब बात करते हैं हम जोनल काउंसिल की, ओके। सो लेट्स बिगिन विद जोनल काउंसिल। सबसे पहली बात कि जोनल काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन नहीं है, इसे पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाया गया है, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू इस जोनल काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है। अब जोनल काउंसिल देखो नाम से ही समझ में आता है जोन, तो जोनल काउंसिल क्या करता है कि जो कंट्री है ना उसको कई जोन में डिवाइड कर देता है और उस जोन के जो चीफ मिनिस्टर और भी अदर जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी एक काउंसिल बनाता है, बैठक बनाता है। जोनल काउंसिल को जनरली होम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है, एज आई नो, ठीक। द एक्ट डिवाइड द कंट्री इनटू 5 जोन्स, 5 जोन में पूरी कंट्री को जोनल काउंसिल जो है वो डिवाइड करता है, नदर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न, ठीक है। और हर एक जो ये जोन में डिवाइड किया गया 5 जोन में, हर एक जोन के लिए अपनी अलग जोनल काउंसिल होगी, ठीक है। वाइल फॉर्मिंग दिस जोन सेवरल फैक्टर हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। ये जो जोन बनाए गए हैं इनको बनाने के लिए कई सारे फैक्टर को ध्यान में रखा गया है, ठीक। द नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, द रिवर, देखो जो कंट्री हो ना उसका एक नेचुरल डिवीजन होना चाहिए। नेचुरल डिवीजन इन द सेंस कि जैसे रिवर सिस्टम हो गई, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गई, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के
कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी हो गई, रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर हो गया। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये जो अलग अलग जोन है उनको क्रिएट किया गया है। ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, इसमें जो मेंबर्स होंगे उनकी बात कर लें तो होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहला, ठीक है। जो जोनल काउंसिल, मान लो कोई एक जोनल काउंसिल है, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली ये चेयरमैन होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट इन द जोन, ठीक है। और जो उस जोन में जितने भी स्टेट आएंगे उन सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे। 2 अदर मिनिस्टर होंगे हर एक स्टेट के, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी आती है उस जोन में तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट इन द जोन, और 2 मिनिस्टर होंगे उन सारे स्टेट के जो उस जोन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यूनियन टेरिटरी आती है तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द जनरल काउंसिल एज एडवाइजर, उसके अलावा भी कुछ मेंबर होंगे जो अपॉइंट होंगे एंड वर्क करेंगे एज अ एडवाइजर, ठीक है। इनके पास वोट करने का राइट नहीं होगा मीटिंग में, ये केवल एडवाइस ही करेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से मेंबर होंगे? जैसे जो नीति आयोग एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा, वो इस जोनल काउंसिल का पार्ट होगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, वो भी इसका पार्ट होंगे, वो भी एडवाइस करेंगे। इन सभी का जो हम ये नीचे पढ़ रहे हैं ना, इनका रोल सिर्फ एडवाइजरी ही होगा, ये वोट नहीं कर पाएंगे जोनल काउंसिल की मीटिंग में। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट में डेवलपमेंट कमिश्नर होता है ना, तो वो भी इसका मेंबर होगा एडवाइस करने के लिए, ठीक है। द होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल 5 जोनल काउंसिल, ठीक है। जो ये सारी जो जोनल काउंसिल है ना 5 टाइप की, हर एक जोनल काउंसिल में होम मिनिस्टर ही चेयरमैन होगा। ईच चीफ मिनिस्टर जो होंगे, अब देखो उस जोन में जो चीफ मिनिस्टर होंगे ना, वो बारी बारी से एज ए वाइस चेयरमैन वर्क करेंगे, ठीक है। और ये जो वाइस चेयरमैन का जो टाइम पीरियड होगा 1 साल के लिए, एक साल के लिए बेसिकली रोटेशन वाइज ये जो चीफ मिनिस्टर होंगे उस जोन के अंदर जो आते होंगे, उन सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बारी बारी से एज अ वाइस चेयरमैन सर्व करेंगे। द जोनल काउंसिल एम एट प्रमोटिंग कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट। एम क्या है कि भाई देखो हम जोन किस हिसाब से बनाए हैं कि थोड़ा कल्चरल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, इन सारी चीज़ों जो मिलती जुलती हैं, कुछ अपने अलग अपनी फिजियोग्राफी है, अपनी डेमोग्राफी अलग है, उसी हिसाब से जोन में डिवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं, ठीक। तो उन्हीं चीज़ों को में कहीं ना कहीं कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, को मेंटेन करने के लिए इन जोनल काउंसिल को बनाया गया है। देखो ये डिस्कस करेंगे कुछ मैटर को और उस पर रिकमेंड करेंगे। मैटर कौन कौन से? जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट के मैटर होंगे, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के मैटर होंगे, ये सारे मैटर। दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी, ये केवल डिस्कस करेंगे और एडवाइजरी नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा इनके पास कोई पावर नहीं होगा। द ऑब्जेक्टिव और द फंक्शन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो नेचर होगा जोनल काउंसिल का एडवाइजरी नेचर के होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और द फंक्शन ऑफ जोनल काउंसिल, क्या ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है जोनल काउंसिल के, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इमोशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। इमोशनल कि भाई हमारा कल्चर आपका कल्चर, हमारा लैंग्वेज आपका लैंग्वेज सेम है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर आदमी इतना रीजनलिज्म बढ़ता चला जाए कि मतलब कोई कंट्रोल ही ना कर पाए, हर स्टेट अपना अपना स्वार्थ के लिए रखे, उसके अंदर जो नेशनल द फीलिंग ऑफ वन है ना, नेशन किसे बोलते हैं बेसिकली, द फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, उसी का अभाव हो जाए, इतना हम लोग अपने स्टेट के लिए अवेयर हो जाएं। तो इस फीलिंग को कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए, ठीक है, रीजनलिज्म हो गया, लिंग्विज्म हो गया, पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड्स जो हो गए, इन सभी को काउंटर करने के लिए ये जोनल काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। टू हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस सो दैट द प्रोसेस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट में सिंक्रोनाइज, ठीक है। जैसे जो जब सेपरेशन हुआ ना, तो उसके बाद कई सारी डिफरेंसेस आ गए थे स्टेट वगैरह में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से डील करना, ठीक है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था।
टू इनेबल द सेंटर एंड स्टेट टू कॉपरेट विद ईच अदर इन सोशल इकोनॉमिक मैटर। सेंटर और स्टेट को कहीं ना कहीं इनेबल बनाना कि भैया आप कॉपरेट करो किन मैटर पे, सोशल मैटर हो गए, इकोनॉमिक मैटर हो गए, आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करो, जिसके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, मान लो कोई स्टेट है जो फ्लड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, तो आप दूसरे स्टेट के साथ भी शेयर करो। ओके, इसके थ्रू ये शेयर होगा, जोनल काउंसिल के थ्रू शेयर होगा। ठीक है, टू कॉपरेट विथ ईच अदर इन सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट। ठीक है, जो मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, मान लो कि हमें कोई डैम बनाना है, ठीक है, किसी रिवर पे, ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि वो रिवर ना, अगर हम उस पर डैम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा स्टेट भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, उससे हो सकता है उसके पास जितना वाटर का सप्लाई होता था उस रिवर से उतना ना हो पाए। ठीक, लेकिन अब चूंकि हो सकता है कि जो डैम बनाना है ना वो पब्लिक इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर हम उसका कॉस्ट बेनिफिट देखें, ठीक है, तो ज़्यादा हो थोड़ा सा। ठीक, तो अब उस चीज़ को कैसे, उस प्रोजेक्ट को भाई हमें तो बनाना है, ठीक है, ताकि हम अच्छा प्रोग्रेस कर पाएँ। तो उसके लिए जोनल काउंसिल हेल्प करता है कि आपके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, चलो बैठ के उस डिफरेंसेस को कैटर करते हैं। ओके, ठीक, टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन के बीच। अब देखो जोनल काउंसिल एक एक डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये जो सारे हमने देखे ना 5 जोन में डिवाइड करके 5 जोनल काउंसिल बनाई है, इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ना, उनकी टोपोग्राफी अपनी अलग है, उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। हिली एरियाज़ है, वहाँ कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, वहाँ पे कुछ स्पेसीज़ उनकी हैं। ठीक है, उनके अलग जो कल्चर हैं। ठीक, तो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी दूसरे स्टेट्स के साथ उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने उनको उनके कल्चर के हिसाब से एक अलग जोनल काउंसिल क्रिएट की, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गया। ठीक है, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इन एडिशन टू द अबव जोनल काउंसिल, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू नहीं बनाया गया है, इसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। तो नमामि तो सबसे पहले आपके हो गए, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नमामि ये हो गए आपके। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया। बेसिकली जो ये 7 स्टेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हैं। ओके, सिक्किम को भी इंक्लूड किया गया। तो ये जो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, ठीक है, तो इन सबको मिला के 8 स्टेट टोटल ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर आते हैं। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को ये ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के थ्रू सेपरेटली बनाया गया है, इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू नहीं बनाया गया है। ठीक है, इट्स फंक्शन आर सिमिलर टू दोस ऑफ जोनल काउंसिल, इसका जो फंक्शन है जोनल काउंसिल के जैसा ही है, बट इसमें कुछ एडिशन भी है। ठीक है, इट हैज़ टू फॉर्मुलेट ए यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लानिंग कवरिंग मैटर ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। ठीक है, कॉमन इंपॉर्टेंस के जो मैटर हैं उन पे एक यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लानिंग बनाया गया। ठीक है, इट हैज़ टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेजर्स, ये कहीं ना कहीं समय पर रिव्यू भी करेगा कि जो हमने जो मेंबर स्टेट ने जो मेजर लिए हैं ना, जिससे कि सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर उस स्टेट में मेंटेन रह सके, वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इट हैज़ रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेजर टेकन बाय द मेंबर स्टेट फॉर द मेंटेनेंसी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन द रीजन। ठीक है, अब जोनल काउंसिल को एक बार ग्लांस हम ले लेते हैं कि भाई कौन सी जोनल काउंसिल, जो 5 जोनल काउंसिल है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल तो हमने सेपरेटली देख लिया। ये जो जोनल काउंसिल है 5 जिन्हें स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू बनाया गया था, इसमें मेंबर्स कौन है और इनका हेडक्वार्टर कौन है। तो सबसे पहले अगर बात करें नदर्न जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ध्यान रखना है। इसके स्टेट कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये कहीं ना कहीं पंजाब से ही सेपरेट करके बनाए गए हैं, तो आप इन्हें तीनों को साथ में ध्यान रखेंगे।
राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है तो दिल्ली तो होगा ही। राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ तो उसको भी कहीं ना कहीं जो पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके थ्रू ही इसको भी थोड़ा सा इसमें भी कुछ क्रिएशन भी हुआ था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हो गया, ठीक। तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ये जो लेटेस्ट वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप राजस्थान को ध्यान रखेंगे, बाकी तो सारे आपके आप समझ ही जाओगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, पंजाब से जो स्टेट निकले थे ना वो सारे होंगे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हो गए, दिल्ली और ये राजस्थान हो गया, दिल्ली तो हेडक्वार्टर से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो दोनों बड़े प्रदेश हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश से ही निकल के गया था, और छत्तीसगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश से सेपरेट होकर बना था 2002 में 2000 में, सॉरी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2006 में था शायद, ठीक है। एक्चुअली आई एम forgetting the things right now. I am not able to recall it properly, but let me